हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार के पाठ 8 सत्रह और बिहू को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन है, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और किराना नाम के दो दोस्त के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनाने में मज़ा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो और हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोसियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की कहानी उसकी ये कहानी सच साबित होने वाली है। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक फिल्म निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई। पेचीदा यह बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक महीना का वक्त था। उन्होंने एंजेला के स्कूल में उसकी बसंत की छुट्टियों को एक हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और पिता ब्रियान भी उनके साथ जा सके। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे जल्द ही तैयार हो गए। जब तक एंजेला को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। असम भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य भी एक समृद्ध परंपरा है। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तराशना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। जो अप्रैल का जो महीना होता है, असम में यह नया साल का वक्त होता है। नया साल मनाया जाता है वहाँ पर, और बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। तो देखते हैं इसमें कि असम कहाँ है, लंदन से कितनी दूर है। तो देखिए ये लंदन दिखाई दे रहा है और ये भारत का हमारा नक्शा है। ये हमारा भारत का प्यारा हमारा भारत है, और यहाँ पे ये असम है। तो इतनी लंदन से और ये असम आती है। इस असम के खूबसूरती के बारे में एंजेला को उसकी माँ बताती है। तो देखते हैं और आगे। तो गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे सभी उसी शाम पास के एक गांव मंगल में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है।
भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है तो साल में 3 बार बिहू मनाया जाता है, बिहू त्योहार मनाया जाता है। एंजेला कार से उतरी। वहां आसपास के उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी, मतलब उन्हें आश्चर्यचकित हो गई। और वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था और वहाँ जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने सारे लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। और वहाँ खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपने की दुनिया में थी। वह मंत्रमुग्ध होकर वहाँ लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य मतलब डांस करते देख रही थी। ऐसा एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्ययंत्र ले रखे हैं, और वाद्ययंत्र मतलब जिससे बजाया जाता है ढोलक वगैरह या शाहनी। और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिज़ाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी। वे सभी काफ़ी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर और हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे नृत्य करेगी। तो हम इसमें देख सकते हैं ये लड़कियां हैं और इन्होंने लड़कियां इसमें बादामी इसमें लड़के हैं तो इन्होंने पहन रखा है, और लड़के लाल कलर और बादामी कलर की साड़ी वगैरह कुछ पहना हुआ है। और ये लिए हुए इन्होंने ये वाद्ययंत्र, इनको वाद्ययंत्र बोलेंगे। इन्होंने वाद्ययंत्र लिए हुए हैं जिनसे ये बजा रहे हैं, और ये लड़कियां नृत्य में खोई हुई हैं। तो इसमें आगे देखते हैं। और बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवान और पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे कि उसे अच्छा लगा कि उसे उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। मतलब जो प्रोग्राम था उसको भी, और जो डांस वगैरह हो रहा था उसको भी बिहू कहा जा रहा है। उसने माँ से पूछा कि संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहार पर ही होते हैं। माँ ने बताया कि पूरी दुनिया की संस्कृति में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है कि असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। तो इसमें एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ ही कितना अलग था। उसने अपनी माँ पर गर्व हुआ कि वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं, जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी छोटी
बहुत सी चीज़ों एक साथ दिखाते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए और अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और क्षत्रिय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। और जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुँचे तब वहाँ उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका हैं। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। एंजेला और एंजेला की माँ को, उसके पूरे परिवार को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों की उम्र 10 साल ही थी। तो दोनों ने अंग्रेजी में बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। असमी मतलब असम की बोलियां या असम के शब्द सिखाए। एंजेला ने अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर, कितने अनोखे खिलौने। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, जिसे लेकर उसने राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बन गई। शक्तिशाली रावण वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ एंजेला और अनु ने देखा कि एलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। ऐसा एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या क्षत्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। मठ जो होते हैं, जो मंदिरों में जो बैठते हैं, उन्हें मठ कहते हैं। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, मंदिरों से निकाल दिया गया। लेकिन आधुनिक दौर में महिला क्षत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई। उस रात माँ महिला क्षत्रिय नृत्यांगनों का फिल्मांकन करने लगी थी और एंजेला बहुत उत्साहित थी कि उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे दोनों की अनु को भी क्षत्रिय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी कि उस रात अनु और एंजेला क्षत्रिय नृत्य देखने गए। उसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ीनुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी और उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने दोनों बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी तो उन्हें द्वारपालकों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया था कि वे जय विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपालक बने।
एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। 17 नृत्यांगनों ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति 17 नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से बेहतर थी और इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस 17 नृत्य ही घूम रहा था और उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हाथ, हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एलेक्जेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें 17 कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई और एंजेला और अनु बहुत खुश थी कि उन नृत्यांगनों के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को 17 और बिहू की 2 खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य कर रही थी। वापस लंदन जाने के बाद भी वह उन रिकॉर्डिंग्स को देख रही थी जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरागत को याद करती रही। रंग बिरंगा सत्रिया और आनंदित करने वाला बिहू। माँ उसकी गहराई रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया और उसके सहपाठियों को, शिक्षकों और यह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित की थी कि वह उस असम के खूबसूरत नृत्य की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लगा था कि मान को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। जब एंजेला के पास अपने लिए असम की नृत्यों, बिहू और 17 के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। अब उसके पास एंजेला के पास सब चीज़ का मनोरंजन था। और उसकी जो लेखिका है इसकी जय मेहता और अनुवादन इनका शिवेंद्र कुमार सिंह ने किया है। और लेखिका से परिचित जय मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका हैं और शिक्षिका हैं और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्य की सुंदरता और बारीकियों के शब्द में पिरो लेती हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1977 में हुआ था। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्य से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी में अनुवादन शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन सुरभा नतालिया ने किया है। और जय मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं। ओडिसी मतलब ओडिशा के नृत्य से पारंगत हैं और और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुति दे रही हैं। धन्यवाद।